धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जी, तो कल हम लोगों ने ये जाना था कि धातु कैसे बनती है, जैसे उन सब के बारे में हमने कल समझा था। तो जी, कल हमने क्या क्या पढ़ा था, कोई अवनीश जी बताइए। वैद्य जी, हम लोगों ने कल धातु के बारे में पढ़ा था। धातुओं के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका कुछ मैं आप लोगों को सारांश के तौर पर रिकॉल कर देता हूँ। हाँ सर। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो धातुएं हैं किस प्रकार से धातुएं बनती है। 7 धातुओं के बारे में जाना था, रस से लेकर के शुक्र तक। और जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो जो भोजन हम खाते हैं वो खाना खाने के बाद वो जठर अग्नि के द्वारा पाचन होकर के 2 भाग में विभक्त होता है, आहार रस और मल भाग। आहार रस, अब वो रस अग्नि के द्वारा पाचन होकर के, रस अग्नि के द्वारा पाक होकर के फिर उसका 2 भाग बनता है, सार भाग और मल भाग। ये आपको समझना पड़ेगा। पाक के बाद 2 चीजें बनती है, पाक के बाद सार और कीट, इस रूप में स्वतंत्र विभाजित होता रहेगा। तो जठराग्नि के द्वारा जो है आहार रस का पाक होकर के सार और बल, ये 2 भाग बनते हैं। सार मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये आपको समझना हाँ पड़ेगा। सार मतलब एक्सट्रैक्ट, ठीक है। हाँ और कल ये भी जाना था हम लोगों ने कि जैसे अन्न अन्न का जठराग्नि के द्वारा पाक होकर के अन्न रस बनता है, और मल रूप मतलब सार भाग अन्न बनता है, और मल भाग अ, पुरीश, मूत्र और अपान वायु जो निकलता है नीचे से, वो बनती है। और अन्न रस का रस धातु से मिलकर के उसकी वृद्धि होती है। फिर रस धातु का रस अग्नि से पाक होकर के उसके 2 भाग बनते हैं, और उसके भी 2 भाग बनते हैं, सार भाग और मल भाग। और एक बात ध्यान रखिएगा, सार भाग के भी दो दो अंश होते हैं, एक होता है स्थूल अंश और एक होता है सूक्ष्म अंश। स्थूल अंश से उसकी खुद की धातु का पोषण होता है, और सूक्ष्म अंश से जो बाद की धातुएं हैं वो निर्माण होती है। कल हमने ये जाना था। जैसे कल ये भी हमने देखा था कि
रस धातु से आहार रस, हमने जो खाना खाया उससे रस बना, आहार रस बना, पाचन होके जठराग्नि के द्वारा। अब उस आहार रस, वो आहार रस रस अग्नि के द्वारा पाक होकर के दो भाग बनता है, मल भाग और सार भाग, एक्सट्रैक्ट फॉर्म। सार भाग में भी दो अंश बनता है, स्थूल अंश और सूक्ष्म अंश। तो स्थूल अंश रस धातु का पोषण होता है और रस के सूक्ष्म अंश रक्त धातु में रक्त रक्त धातु की तरफ चला जाता है। स्थूल भाग रस धातु का पोषण करता है और सूक्ष्म भाग से रक्त धातु बनता है, मतलब उसका पाक होकर के। और मतलब मल भाग, अपनी धातु के निर्माण के लिए वो चला जाता है, यही कहने का जी मतलब जी, है। रक्त धातु के निर्माण के लिए चला जाता है। अगले फिर धातु उसके के बाद निर्माण के आ, जो रस का सूक्ष्म भाग है उस पे रक्त अग्नि का काम होकर के फिर उसका दो भाग बनता है, सार भाग और मल भाग। सार भाग का फिर दो भाग बनता है, सूक्ष्म अंश और स्थूल अंश। तो स्थूल अंश से रक्त धातु की वृद्धि होती है और सूक्ष्म अंश फिर आगे वो आपका मांस धातु में पहुंच जाता है, ठीक है। और फिर मल भाग शरीर के मल की वृद्धि करता है। उसके बाद फिर जो रक्त का सूक्ष्म भाग है जो मांस धातु में पहुंचा, वहां पर मांस अग्नि के द्वारा पाक होता है। फिर वहां पे दो भाग बनता है, सार भाग और मल भाग। तो सार भाग के दो अंश बनते हैं, एक अंश स्थूल वाला और एक अंश सूक्ष्म वाला। तो स्थूल अंश अपने लिए खुद रख लेता है अपनी वृद्धि के लिए, ठीक है, पोषण के लिए। और सूक्ष्म अंश वो आगे जाकर के मेद मेद धातु में आ, मेद धातु में पहुंचता है, ठीक है। अब वहां पर मेद अग्नि, मेद की खुद की अपनी अग्नि से वो मांस का सूक्ष्म अंश पर पाक करता है। फिर वहां पे दो भाग बनता है, सार भाग और मल भाग। सार भाग के दो अंश, स्थूल अंश और सूक्ष्म अंश। तो स्थूल अंश से मेद धातु का अपने लिए पोषण के लिए रख लेता है और सूक्ष्म अंश आगे के लिए अस्थि धातु के अंदर चला जाता है निर्माण के लिए। फिर वहां पर मेद का सूक्ष्म अंश जो है सार के रूप में जो गया, सार वाला जो मेद का सूक्ष्म अंश है, वहां पर अस्थि की अपनी जो अग्नि है उस अग्नि के द्वारा पाक हुआ। फिर वहां पर दो भाग बना, सार भाग मल भाग। तो सार भाग फिर वहां पे दो भाग बना, सार भाग मल भाग। फिर वहां पर जो सार का दो अंश, स्थूल अंश और सूक्ष्म अंश। तो स्थूल अंश अस्थि अपने लिए खुद रख लेती है, अस्थि अपनी पोषण के लिए, और सूक्ष्म अंश आगे के लिए भेज देती है वो मज्जा धातु में। फिर वहां पे मज्जा की अपनी अग्नि होती है, वो फिर वहां पे पाक करती है। और फिर वहां पर फिर से सार भाग मल भाग बनाती है। फिर सार के दो डिवीजन होते हैं, दो अंश में, स्थूल और सूक्ष्म अंश। तो स्थूल अंश मज्जा अपने लिए पोषण करता है, मज्जा अपना पोषण करता है, और सूक्ष्म अंश आगे वो शुक्र धातु में पहुंचा देता है और मल भाग शरीर की वृद्धि करता है। अब यहाँ पर शुक्र में जो मज्जा में जो मज्जा का जो सूक्ष्म अंश जो सार वाला गया, वो शुक्र की अग्नि से फिर वहां पे पाक होता है और फिर वहां पे दो भाग बनता है। यहाँ पे मल भाग फिर वहां पे दो भाग बनता है, सार भाग और सूक्ष्म भाग, सॉरी, सार भाग और मल भाग। तो सार भाग फिर वहां पे सूक्ष्म और स्थूल। तो स्थूल वाला जो आपका जो क्या बोलते हैं, वो शुक्र अपने लिए पोषण के लिए रख देता है और सूक्ष्म आगे के लिए वो रखता है। तो यहाँ पर शुक्र का दो ही बताया है, शुक्र ये क्या बोलते हैं, जो मल है, मल को कुछ लोग शुक्र के मल को ओज कहते हैं कुछ लोग। इस तरीके से आपको समझना है, यानी कहने का मतलब है शुक्र का जो है दो ही भाग बनता है, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। तो सूक्ष्म को ही कुछ लोग मल के नाम से बोलते हैं, सूक्ष्म ही वो आगे शरीर में वृद्धि करता है। इस तरीके से आपको सोचना है।
तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो कल हम लोगों ने रस से लेकर के शुक्र धातु तक की निर्माण विधि हमने सरल विधि में जाना। अब ये जो पाक होने पर हमने चर्चा किया था कि पाक होने पर पाक के बाद दो भाग बनता है, सार भाग और कीट भाग। तो कीट पर हमने चर्चा नहीं किया कि रस का मल भाग क्या होता है, रक्त का क्या होता है, तो आज हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से अभी किन्हीं को कुछ डाउट हो कल वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के तो आप पूछ सकते हैं। अवनीश जी, मनोज जी जी। हाँ जी। ये मल का आप दूसरा नाम ले रहे हैं, वो क्या? किट? किट। किट। अब हम मल भी जानेंगे, जो धातुओं की अपनी अपनी जो मल है वो क्या है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जी आ, आगे पढ़िए। मला मूत्र शकृतस्वे दाद्यो अपि च। मलों का वर्णन। तो धातु हमने निर्माण किया, तो जब धातु बनती है तो धातु के पाक होने के बाद मल भी बनता है, इसलिए धातु के मल का यहाँ पे जिक्र है। तो मूत्र, पूरी, श्वेत आदि मल कहे हैं। तो ये जो आपका अनरस, अनरस का जब पाचन होता है तो वहां पे सार भाग और मल भाग ये दो बनता है, ठीक है। तो ये जो आप अनरस देखिए, जैसे जैसे अग्नि है, जैसे अन्नपान है जो हम खाते पीते हैं, वो जब जठराग्नि के द्वारा पाचन होता है तो दो भाग बनता है, सार भाग और मल भाग। तो सार भाग हो गया अनरस और मल भाग हो गया, जैसे मल हो गया, मूत्र हो गया, अपान अधोवायु हो गया, ये क्या हुआ? मल भाग। ठीक है। तो ये आपको समझना है। अनरस रस धातु को निर्माण करने में लगेगा और मल शरीर के अंदर रह करके उसकी वृद्धि करेगा, मतलब धारण। ये आपको अवशिष्ट पदार्थ के रूप में वो मलाशय के द्वारा वो निकल जाता है बाहर, मल मूत्र आदि, ठीक है। एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि एक एक धातुओं का अपना मल क्या क्या होता है, ये हमें जानना पड़ेगा। तो ये चीज मैं आपको, धातुओं का अपना जो मल है, आहार अन्न का जो हम खाते हैं उसका उसका मल क्या है? पुरुष और मूत्र। रस धातु के पाक होने पर जो उसका मल बनता है वो कफ बनता है। कफ जो है रस धातु का मल है। पित्त रक्त का मल पित्त है। पित्त जो है रक्त का मल है। और कान, नाक, आंख, मुंह और नास जनेंद्रियों के जो मल है वो मांस है। पसीना मेद का मल है। बाल, नाखून ये और रोम ये अस्थि धातु का मल है। और शरीर में जो आपको चिकनाई दिखती है, आंखों में जो कीचड़ दिखता है ना, और मलों में जो चिकनाई दिखती है, वो मलों में जो स्नेह का अंश जो दिखता है वो मज्जा का मल है। तो इस प्रकार से धातुओं की अपनी अग्नि से, याद रखिएगा सभी धातुओं की अपनी अपनी अग्नि होती है। वो धातु की अपनी अग्नियों से पाक होने पर दो भाग बनता है, प्रसाद भाग यानी सार भाग या एक्सट्रैक्ट फॉर्म, और किट भाग मल भाग जिसको बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सात धातुओं की अपनी अपनी मल होती है। रस का मल कफ है, रक्त का मल पित्त है, मांस का मल कान, नाक, आंख, जनेंद्रियों का मल है, मेद का मल स्वेद है, अस्थि का मल बाल, नाखून और रोम है, मज्जा का मल जो है स्नेह अंश है, मज्जा का मल स्नेह अंश, और नेत्र का कीचड़ और स्किन की जो चिकनाई है वो है। और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जी मनोज। हाँ जी। हाँ आगे पढ़िए। वृद्धि समानै सर्वेषां विपरीतैर्विपर्ययः। ये ना बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये सारा का सारा जो आयुर्वेद शास्त्र है इस कॉन्सेप्ट को लेकर ही चलता है।
बिना इसके इस कॉन्सेप्ट को यूज किए आयुर्वेद में चिकित्सक को सफलता मिल ही नहीं सकती है। ये हृदयंगम होना चाहिए, ये ऐसा श्लोक है और इसका व्यापक रूप से हमें जो है प्रयोग देखने को मिलता है। कह रहे हैं सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है और विशेष जो है पृथकता को लाता है। विशेष समान हमेशा बढ़ाने वाला होता है और विशेष हास का कारण होता है। उदाहरण के लिए समान गुण कर्म स्वभाव वाला अच्छा व्यक्ति जब साथ में मिल जाता है तो अच्छे कामों की वृद्धि होती है, क्योंकि सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। और अगर कोई दुर्जन में भी अगर यदि समान गुण कर्म स्वभाव वाले अगर मिल जाएं तो उसके दुष्ट कर्मों की वृद्धि होती है, क्योंकि सामान्य से सामान्य की वृद्धि हो रही है। ठीक है, जहां हमें समानता दिखाई देगी देगी तो उसमें हम तुल्य अर्थ भी वहां पे हमें समझना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर तांबा को साफ करने के लिए अम्लता चाहिए, खट्टा चाहिए। यदि नींबू ना मिले तो हम क्या कर सकते हैं? अवनी जी, नींबू ना मिले तो क्या ले सकते हैं? तांबे के बर्तन को हमें साफ करना है तो तांबे ऐस का बर्तन खट्टा से अच्छे से साफ होता है। अगर नींबू ना मिले तो क्या कर सकते हैं? क्या ले सकते हैं? अम्ल अम्ल रस वाला कोई भी पदार्थ लेके उसको कोई भी ले सकते साफ हैं। कर। इमली ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, एसिड भी ले सकते हैं। आपने वहां क्या चीज देखा? जी, आपने क्या चीज देखा वहां पे? मतलब अगर सेम सामान उनकी अगर समानता का वहां समानता। पे कॉन्सेप्ट यूज किया ना आपने, समानता का। हाँ वहां जी। अम्ल रस आपने देखा, नींबू में अम्ल रस था, अब नींबू नहीं मिला तो हम नींबू की जगह पे इमली में जो अम्ल रस था उसका हमने प्रयोग किया। उसका जी तो उसका प्रयोग करके जो है हमने अपना प्रयोजन को सिद्ध किया। सिद्ध किया। यदि आपको ठंड लगी है, ठंड लग रही है, ठंडी का दिन है, कंबल नहीं है आपके पास, तो क्या जाजिम जो आपका जो दरी है, हाँ, क्या उसको दरी को आप ओढ़ करके अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकते हैं? ठंड दूर नहीं हो बिल, सकती है? बिल्कुल वहां आपने क्या किसका कॉन्सेप्ट यूज किया? सामान का। समानता का कॉन्सेप्ट यूज किया। ये समानता का कॉन्सेप्ट आपको व्यापक रूप से देखने को आयुर्वेद में मिलेगा कि जितने ही महर्षि हुए आपको ग्रंथ इन्होंने जो भी बातें कही, तो एक ही रोग पर बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले दिए, तो वो कौन से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए दिए? समानता का। समानता का। समानता का बहुत सारा चीज आपको मिला। अब मान लो आ, उदाहरण के तौर पर किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ठीक? हम्म। तो गर्मी लग रही है तो ठंडा पानी से स्नान करेंगे तो तापमान कम होगा, है ना? जी। अगर ठंडा पानी उपलब्ध ना हो और दूध रहे हम्म। तो क्या ठंडे दूध से भी स्नान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ठंडे ठंडा दूध से हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर बुखार बुखार में तापमान जब बढ़ जाता है, हमें तापमान कम करना होता है, ठंडा पानी उपलब्ध नहीं है, ठंडा दूध है, तो हमें ठंडी पट्टी करनी पड़ेगी तापमान को कम करने के लिए, पेट पर पट्टी करनी पड़ेगी। तो वहां पे हम अपना प्रयोजन सिद्ध कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे वेद भी कहता है कि समान मन, हृदय, विचार, क्रिया ये हो ताकि एकत्व रहे। अच्छा, हमारे भारत में एक कथन है कि हैं। अनेकता में एकता, ये भारत हम्म। की विशेषता। वो जो हम्म। अनेकता में एकता आप बात कह रहे हैं, अनेकता पहली बात तो एकता को ला ही नहीं सकती। वो अनेकता में भी एकता वाला जो उदाहरण है उसमें भी आपको एकत्व तो जरूर मिलेगा, चाहे वो मनुष्य के नाम पर मिले या फील्ड के नाम पर मिले। वो अलग अलग विचारधारा के होते हुए भी यदि एक हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो समानता आपको दिखेगी। और कुछ नहीं तो मैं मनुष्य हूँ, ये भी मनुष्य है, मेरे जैसा है, तो ये एकता ये समानता की वजह से जुड़ाव होगा। अगर विपरीत विचारधारा होने के बावजूद भी दो लोग साथ रह रहे हैं तब भी वहां पे कोई ना कोई आपको समानता जरूर दिखेगी। हावी रूप में समानता जरूर कोई ना कोई अंश में हावी हुई होगी, तभी वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि समानता
का जो व्यवहार है यही है कि एकत्व को लाती है, जोड़ती है। जी। जैसे कोई मान लो अ, इंग्लैंड गया, विदेश गया, तो विदेश जाने के बाद उसको जो है पूछा कि भाई तुम कहाँ से हो, तो बोला मैं झारखंड से हूँ, या गुजरात से हूँ, या बिहार से हूँ, या यूपी से हूँ। तो अगर मान लो यूपी से है वो, उदाहरण के तौर पर, हम्म, तो यूपी से हो तो और ज्यादा उसके प्रति लगाव हो जाता है, अरे यार ये यूपी से है, मैं भी यूपी से हूँ। फिर बोलता है यूपी में कहाँ से हूँ, अच्छा यूपी में बनारस से हूँ, तो जी। और ज्यादा उसके प्रति वो हो जाता है। फिर बनारस में कहाँ से हो, बनारस में फलाने गांव से हूँ, मैं भी वहीं से हूँ, फिर और ज्यादा एकत्व आ जाती है। अच्छा, बनारस में फलाने गांव में कितना दूरी पे हो, तो मैं इतने दूरी पे हूँ, और ज्यादा एकत्व आ जाती है। मतलब जितनी जितनी समानताएं चीजें दिखती हैं, उतनी उतनी एकत्व आती है, उतनी उतनी आ, वो वृद्धि का कारण बनती है। इस बात को समझ पा रहे हैं? जी। जैसे मान लो जो सैनिक लोग होते हैं, सैनिक लोगों को समझाया जाता है, सिखाया जाता है। जैसे जंगल वगैरह में गए, अब खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, तो उनको पत्तियां पीस पीस के वो खाने का तरीका सिखाया जाता है। तो क्या उससे वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा अवनी जी, मनोज जी? बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। और जहाँ बहुत ज्यादा प्यास लगी है और जंगल में है, मरना आसन स्थिति है, तो वहां पर खुद का मूत्र भी पी करके क्या प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है? वहां पे हम बिल्कुल। क्या देख के, हम वहां क्या देख के अपना समान, प्रयोजन देख रहे हैं, मतलब उसके समानता। समान द्रव्य की मतलब प्रयोग करना। जहां हमें समानता दिखाई देगी तो उसमें हमें तुल्यार्थ भी समझ लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर बला जाति, बला शरीर को ताकत देती है, ठीक है, तो महाबला है, नाग बला है, और उसके बाद मतलब एक तरह अति से बला है। तो प्रतिनिधि कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे नाग बला नहीं मिला, मेरा प्रयोजन क्या है, बल को दे, बल रोगी में बल का प्रयोग कर, मतलब उसको लेके ताकत मिले। तो अगर नाग बला ना मिले, तो मैं उसकी जगह पे क्या अति बला यूज नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते क्योंकि मेरा प्रयोजन क्या है, बल को, हैं। बल को बल। प्राप्त वहां पे करना। वहां पे हम क्या देख, कौन सा गुण कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, समानता का। समानता। समझ गए? ये हमें ध्यान रखना है। सामान्यता हमेशा हमें जो है विद्यार्थ प्रयोजन को देने वाला होता है। जी, इस ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? ये हमें जी। आयुर्वेद में व्यापक रूप से प्रयोग होगा, इसलिए इस श्लोक का बहुत महत्व है, इस चीज को समझना पड़ेगा हमें। यदि कोई व्यक्ति हमारे जैसा आहार विहार विचार वाला होता है, तो उसके प्रति हमारा लगाव बढ़ता है या घटता है, ये बताइए। बढ़ता है। और यदि कोई हमारे से विपरीत होता है, तो कोई शराब पीता है और कोई शराब नहीं पीता है, तो उन दोनों में लगाव लगाव का क्या होगा? अगर इस अंश में अगर देखा जाए, एक छोटे से अंश में, तो वो अगर नहीं पृथकता रहता देखेंगे तो दारू पीने के कारण वो उससे अलग हो गया, बिकॉज क्योंकि वो शराबी है, वो शराबी नहीं है। लेकिन वो दारू पी रहा है और एक व्यक्ति दारू नहीं पी रहा है, फिर भी दोनों में जुड़ाव है। तो वहां पे वो जुड़ाव किसी और अंश में वो समानता देख के वो जुड़ा हुआ है, समझ रहे कि नहीं, है। किसी और अंश में। हाँ। अच्छा ये बताइए, जैसे अधिकारी लोग, हम्म। अधिकारी लोग जो दुष्ट होते हैं, भ्रष्टाचारी वाले, वो ये चाहते हैं हम्म। कि मेरे जैसे ही अधिकारी आए, जो मतलब भ्रष्टाचार करे, और जो कर्मचारी होते हैं ऐसे ही काम करने वाले, वो चाहते हैं ना अपनी जैसे, ताकि हम और आसानी से कर पाए। कर पाए, हाँ। तो वो सामान्य से सामान्य की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, भ्रष्टाचार की और वृद्धि हुई कि नहीं हुई? हाँ, हाँ। तो यहाँ पे सामान्य का व्यापक रूप से प्रयोग हर जगह आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जी। अब यहाँ पर आते हैं विशेष। विशेष जो है हमेशा हास का कारण होता है, विशेष जो है हास का कारण होता है। उदाहरण के तौर पर मुझे ठंडी लग रही है, हम्म। तो ठंडी लग रही है तो अब मुझे ठंड को दूर करना है,
तो ठंड को दूर करना है तो सामान्य से सामान्य की वृद्धि होगी, तो ठंडा डालूंगा तो और क्या होगा, ठंडी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, विशेष विपरीत, विशेष विपरीत मतलब कार्य। विशेष, तो विपरीत विशेष कार्य करना। हमें करना पड़ेगा। तो वहां पे हम गर्म पानी से स्नान करेंगे तो उसका ह्रास होगा, मतलब ठंडी का, समझे, ह्रास होगा। विशेषता जो है पृथक कर देती है, पृथक होते विशेष विशेष जो है पृथक करती है, ठीक है। यदि कोई मान लो अ, भ्रष्टाचारी, मतलब मान लो कोई अच्छा अधिकारी आ गया, ठीक है, और कर्मचारी लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो वहां पर कौन सा गुण आया? विपरीत। अगर अगर विशेष गुण आने की वजह से वहां पे अच्छा अधिकारी आया, तो अच्छा अधिकारी आने से वहां भ्रष्टाचार घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा, क्योंकि वहां पे विशेष का वहां पे वो चीज आ गई, ठीक है। सज्जन व्यक्ति, अगर सज्जन व्यक्ति के पास दुर्जन व्यक्ति जाता है तो दुर्जन का दुर्जनता कम होगी या बढ़ेगी? अब जिसका गुण ज्यादा होगा बड़ा, वो वेरी गुड, हावी बहुत रहेगा। बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन अगर सज्जन व्यक्ति का दृढ़ संकल्प है, दृढ़ है वो, तो वो फिर उसका नहीं घटेगा। अगर कोई कहता है ना मैं बुरे व्यक्ति के साथ जाऊंगा तो मैं बुरा बन जाऊंगा, ये उसकी अपनी एक न्यूनता है। वो बुरा उसकी वजह से नहीं होता बुरा, उसके भी तो बुरे संस्कार होते हैं ना जो उभरते हैं जा करके, समझे। जैसे एक छोटे से दीपक को, दीपक जो है, एक छोटे से दीपक को दुनिया भर का अंधकार उसकी रोशनी को नष्ट नहीं कर सकती। दुनिया हम्म। भर का जितना भी अंधकार है लेकर आ जाओ, एक छोटे से दीपक को अंधकार, एक छोटे से दीपक को बुझा सकती है क्या वो अंधकार, अंधेरा? नहीं। नहीं। नहीं बुझा सकती ना, फिर ना। तो ये चीज आपको धरना। तो सामान्य और विशेष, सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है और विशेष से ह्रास होता है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि शरीर से संबंधित वात पित्त कफ आदि दोष, रस आदि धातुएं, रस से लेकर के जो शुक्र तक जो धातुएं थी, वे धातुएं और मल के समान गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से उनकी वृद्धि होती है, और उनकी विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से उनका ह्रास होता है। यहाँ पर ये आपको समझना है। तो जैसे मान लीजिए दूध, तो दूध से आ, शुक्र की वृद्धि होती है, जी। ठीक है। हम्म। तो दूध से शुक्र की वृद्धि होती है, तो इसमें वृद्धि हुई है, तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, सामान्य या विशेष? जी जी, फिर से एक बार। दूध से शुक्र धातु बढ़ता है, जी। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, सामान्य का या विशेष का? समान का है। सामान्य का। सामान्य सामान्य का। का। अब यहाँ पे गुण की समान गुण समान है, मतलब यहाँ पे कौन सा समान है, द्रव समान नहीं है। दूध और शुक्र गुण। दोनों अलग अलग पदार्थ है। शुक्र ये में गुण सामान्य। माधुर्य गुण है, दूध में भी माधुर्य गुण है। तो शुक्र दूध का माधुर्य गुण के कारण शुक्र धातु दूध की वजह से जी जी। बढ़ा, समझे। जी। हम्म। अच्छा, बैठे रहने से कफ बढ़ता है, लंबे जी। समय तक बैठे रहेंगे तो कफ बढ़ता है। तो यहाँ हम्म। पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, सामान्य का या विशेष का? सामान्य का हुआ। सामान्य का, क्योंकि वैसे देखा जाए तो समान जैसे जैसे बैठे रहना, ये कर्म सामान्य है। कौन सा सामान्य है ये? कर्म कर्म सामान्य है। सामान्य। और बैठे रहना कर्म कफ के समान नहीं होने पर भी कफ को बढ़ाता है। तो जी। कफ के समान नहीं है, लेकिन वो कफ को बढ़ा रहा है, हम्म। इसलिए ये कर्म सामान्य का उदाहरण है।
जी। ये ऐसे आप बहुत जगह पे आप घटा सकते हैं, अनेक जगहों पे आप इसको घटा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी को रक्त धातु पूरी तरीके से छीन हो गया है, मरणासन स्थिति आ गई है, तो वहां पे ब्लड वगैरह चढ़ाते हैं, है ना। तो वहां पे आ, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, सामान्य का या विशेष का? ब्लड अगर ब्लड जो चढ़ाना चढ़ाते तो हैं वो सामान्य हो जाएगा। सामान्य यूज हुआ, क्योंकि द्रव से द्रव की वृद्धि होती है। यहाँ पे द्रव सामान्य, यहाँ पे कौन सा सामान्य है? ये द्रव सामान्य है, गुण सामान्य द्रव, समझ गए। जी। जैसे मान लीजिए आपके पास पेन खत्म हो गया, तो आपने दूसरा पेन ले आया, तो दूसरे पेन से क्या आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ क्या? हो गया। आपने, आपके एक पास चरक संहिता जो थी वो पुरानी हो गई, वो गायब हो गई, तो दूसरा चरक संहिता से आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। होगा ना। तो यहाँ पे सामान्य का यूज हो रहा है, और विशेष इसके विपरीत अर्थ होगा। जैसे मान लो आ, कफ, हम्म। कफ है, लेकिन कोई पदार्थ ले रहे हैं तो उस पदार्थ को लेने से कफ धातु क्षय हुआ, कमी हुई। उपवास मान लीजिए हमने किया, कफ बहुत बड़ा हुआ है, सर्दी जुकाम है, तो हमने उपवास कर लिया, हम्म। तो हमने वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ? विशेष। प्रहलाद जी, विशेष। विशेष जी। विशेष। तो विशेष यूज करने से यहाँ क्या हुआ? कफ का ह्रास हुआ, तभी लाभ हुआ। तो जी। हमें घटी हुई को बढ़ाना होता है, बढ़े हुए को घटाना होता है, और जो सम है, सम कैसे बना रहे इसके लिए जो आयुर्वेद में जो दिनचर्या है वो सब बताया गया, ताकि हम उसको फॉलो करके मेंटेन कर सकें। आयुर्वेद का तो दो ही प्रयोजन है ना, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना, दुख को दूर करना। यही तो आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो वात पित्त कफ आदि दोष हैं, रस आदि धातुएं हैं, और मल जो है, ये अगर समान गुण कर्म वाले होंगे तो इन उनसे सेवन करने से उनकी वृद्धि होती है, और विपरीत गुण वाले पदार्थ अगर सेवन करते हैं तो उनका ह्रास होता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो इनमें से किन्हीं को आप पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी, एक चीज पूछना है। ये जो आपने रस का कफ वो मल बताया, कफ और रक्त का पित्त, तो ये कफ और पित्त कौन है? वही वात पित्त कफ है या अलग है इसका? ये बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। ये जो कफ जो आप नाक से निकलता है, ये जी। कफ नहीं है, कफ का मल है ये जो पित्त उल्टी में जो निकलता है, ये पित्त नहीं है, पित्त का मल है ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये लोक में व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो है कह दिया जाता है। जैसे मैंने कहा ना कल कि अ, घी ने जला दिया, तो एक्चुअल में घी नहीं जलाता है, वो गरम गरम घी के कारण जलता है, समझे। जी। तो लौकिक अर्थ है वो शास्त्रीय वो नहीं है, मतलब जैसे मतलब। नाक से मल निकल रहा है, मुंह से स्राव कफ निकल रहा है, तो ये कफ का मल है, समझ में आ गया। जी। ये जी। कफ नहीं है। समझ में आ गया। ठीक है। और किन्हीं को? चलिए तो फिर शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं। कल हम लोग रसों के बारे में जानेंगे, ठीक है, इसका अच्छी तरीके से समझ के आएंगे। और आज जो बातें बताई गई है उसको आप लोग रिवाइज करके आइएगा, कल मैं पूछूंगा, ठीक है। चलिए। ओ शांति शांति शांति।